वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से ये चैप्टर दिया हुआ है। इसको अपन शुरू करते हैं। कुछ नहीं, डायरेक्ट कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ब्लैंक बोर्ड है। इस पे सारे क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट, जेई मेंस के पीवाईक्यू, जो जेई मेंस के पीवाईक्यू के सारे कॉन्सेप्ट बता के पीवाईक्यू करवाए जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पूरी कवर होगी। स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, वो सारे कवर होंगे। ठीक है, मैं क्या है एनसीईआरटी की जो थ्योरी है ना, उसको भी इसमें इंक्लूड करूंगा, सारी चीजें है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, पहले तो थ्योरी सारी चीजें बताई जाएगी, कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, फिर लास्ट बाद में उसके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस टॉपिक चलते हुए करवाए जाएंगे, और लेक्चर के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करवा दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे 100 क्वेश्चन करवा दिए एक साथ, तो ऐसे लास्ट में क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ओके, तो अभी शुरू करते हैं। देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपका चैप्टर का नाम है, यानी मोल कॉन्सेप्ट के नाम से पढ़ाते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में देखो, एनसीईआरटी की बातें देखते हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी में आपको पहले तो कुछ साइंटिस्ट वगैरह ये चीजें दे रखी है, तो एक बार उसको रीड करना है। ठीक है, आप एक बार रीड कर लोगे, थोड़ा बहुत उसको याद नहीं करना फर्स्ट पेज को। ठीक है, उससे नेक्स्ट आगे जाओगे तो कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री की चीजें दी हुई है, उसको अपन डिटेल में देखते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो पहला पॉइंट है, एनसीईआरटी की लाइंस है भाई सीधी। ठीक है, तो पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या स्कोप है। इसमें जनरली देखो, मैं वो चीजें, पूरी थ्योरी तो नहीं बताऊंगा कि ये पूरी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, पर वो जो उसकी मेन इंपॉर्टेंट लाइनें है ना थ्योरी में से, उनको शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरी कवर करवा दूंगा, यानी पूरी थ्योरी का जो क्रिस्प है ना शॉर्ट फॉर्म में, वो दे दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री में आपको वहां पे फर्टिलाइजर्स के बारे में दे रखा है, इसका फूड के रूप में इंपॉर्टेंस है। ठीक है, केमिस्ट्री का भाई, फूड विनेगर वगैरह ये यूज करते हो ना, तो केमिस्ट्री तो है वहां पे, और क्या है, तो वो चीजें हैं। तो पहले आप देखो, फर्टिलाइजर के रूप में आप इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, यानी फर्टिलाइजर्स के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में, तो उसकी बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स में आपको वहां पे दे रखा है यूरिया, और आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। देखो, ऑर्गेनिक में भी काम आएगा यूरिया, यहां पर भी आपको काम आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, ये है यूरिया। ओके सर, इतनी बात हो गई। वहां पे एक फर्टिलाइजर और दे रखा है, जिसे आप बोलेंगे अमोनियम सल्फेट, जैसे NH4+ अमोनियम, तो इसको NH4 प्लस की SO4, ये 2 लग गया यहां पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमोनियम सल्फेट। ठीक है, कोई नाइट्रेट वाला कंपाउंड दे दे, तो जो नाइट्रेट है ना भाई, वो भी तो एक फर्टिलाइजर ही है नाइट्रेट। तो अपन नाइट्रेट का कंपाउंड ले ले, जैसे सोडियम नाइट्रेट ले ले, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं इसे, सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक फर्टिलाइजर है। तो फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने, जैसे यूरिया याद रख लो, अमोनियम सल्फेट देख लो, सोडियम नाइट्रेट, ये चीजें देख लो। नेक्स्ट वहां पे आपको दे रखा कि जो केमिस्ट्री है उसका इंपॉर्टेंस फूड के रूप में भी है। फूड के रूप में कैसे सर, सप्लाई ऑफ फूड में कैसे, जो विनेगर है, मैं बात करूं किसकी, विनेगर की। विनेगर है, विनेगर जो यूज किया जाता है फूड के रूप में। ठीक है, लिक्विड। तो ये जो विनेगर है भाई, ये भी तो एक केमिस्ट्री का ही तो इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अपन बोले विनेगर बनाएंगे किससे, शुगर केन का जूस है ना, उससे बना लेते हैं इसको।
ठीक है, शुगर केन जूस से। ओके सर, फूड के रूप में हो गया। अब अपन बात करें इसकी कुछ प्रिजर्वेटिव्स के बारे में भी वहां पे दे रखा है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव, सर कौन सा केमिकल प्रिजर्वेटिव याद रखना है? आप रखो सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक तरह का केमिकल प्रिजर्वेटिव है। अगर इसको, जो सोडियम बेंजोएट है ना, उसको किसी सॉल्यूशन में या किसी भी चीज में मिला देंगे तो उसको प्रिजर्व कर देता है ये, ठीक है, प्रिजर्व करने का काम करेगा। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में आपका आ गया सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट C6H5COO -Na+, ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम बेंजोएट। अब इसके बाद में कुछ मेडिसिन भी हैं, तो उनके बारे में भी देख लो, या पहले सैनिटाइजर के बारे में अपन देख लेते हैं। सैनिटाइजर के बारे में भी दे रखा है। देखो सैनिटाइजर का बहुत यूज है भाई, ठीक है, और कोविड टाइम में तो बहुत ज्यादा हो गया था। तो सैनिटाइजर होता क्या है? एक टाइप की एल्कोहल टाइप है, और एल्कोहल टाइप में क्या है, प्रोपेन 2-ओल को बोला जाता है सैनिटाइजर। तो प्रोपेन 2-ओल, देखो प्रोप 3 कार्बन, ठीक है, एन सिंगल बॉन्ड है, 2 पे ओल है यानी 2 पे एल्कोहल है। मतलब क्या हुआ, CH3 CH CH3 और सेकंड कार्बन पे OH लगा देंगे, ये हो गया आपका प्रोपेन 2-ओल। क्लियर बात? ओके सर, ये एक सैनिटाइजर के रूप में काम आता है। वहां पे कुछ मेडिसिन भी दे रखी है, तो उनकी बात कर लेते हैं। मेडिसिन, अब मेडिसिन में आपको दो चीजें दे रखी है, एक तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और एक एड्स के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। किस किस के लिए? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और एक एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो देखो पहली एक मेडिसिन दे रखी है आपको सिस्प्लेटिन और एक दे रखा है टैक्सोल। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल का यूज किस में किया जाता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, यहां पे लिख लो यूज, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में सिस्प्लेटिन और टैक्सोल का यूज किया जाता है। वहां पे एक मेडिसिन और दे रखी है और उसका नाम है AZT। इसका फुल फॉर्म होता है एजाइडोथाइमिडीन। क्या होता है? एजाइडोथाइमिडीन। फुल फॉर्म याद रखना, AZT का फुल फॉर्म आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, मैच करवा लेगा भाई फुल फॉर्म तो। AZT, इसका यूज किस में किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ एड्स में। HIV से संक्रमित व्यक्ति होते हैं, उनमें एड्स होगा और उसके ट्रीटमेंट में AZT का यूज किया जाता है, एजाइडोथाइमिडीन। तो ये दो मेडिसिन आपको पता चल गई। एक अब देखो सिस्प्लेटिन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बता दूं मैं, क्योंकि सिस्प्लेटिन के बारे में आप देखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर एक ये क्वेश्चन आता है सिस्प्लेटिन का, ठीक है, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है। कई बार स्ट्रक्चर देके आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है, तो हाइब्रिडाइजेशन और इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो कोऑर्डिनेशन में बताऊंगा मैं, पर एक बार इसकी स्ट्रक्चर वगैरह इनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे आपको ध्यान रखना, यहां पे सिस्प्लेटिन ही यूज होगा, ट्रांसप्लेटिन यूज नहीं होगा। अब सिस्प्लेटिन के बारे में देख लो आप, सिस्प्लेटिन किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है? कैंसर के ट्रीटमेंट में। सिस्प्लेटिन में आप देखो, मैंने बोला स्ट्रक्चर बनाओ, बीच में हो गया एक प्लेटिनम, ठीक है, सिस पोजीशन पे आपको लगाना है अमोन NH2 और दूसरा NH2, सिस पे क्लोरीन और क्लोरीन, ये पोजीशन सिस होगी। देखो दोनों NH2 सेम साइड, दोनों क्लोरीन सेम साइड, ये है इसकी सिस पोजीशन।
और सिस्प्लेटिन का ही यूज किया जाता है कैंसर में। जो ट्रांस है वो पॉइजनस होता है, ट्रांसप्लेटिन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जो सिस्प्लेटिन है, अब ये अगर देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसने पढ़ रखा है ना, उसको तो पता चल गया होगा कि अगर इसकी ज्योमेट्री लिखूं मैं तो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, और DsP2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। पर कोई चिंता नहीं लेने की, ये स्क्वायर प्लेनर और DsP2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको कैसे ज्योमेट्री निकालते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं किसी भी कंपाउंड का, वो चीजें अपन वहां पे देखेंगे, ठीक है। नॉर्मल कंपाउंड्स की तो कोऑर्डिनेशन इसमें केमिकल बॉन्डिंग में देख लेते हैं, फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी अपन कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो ये चीज हो गई, आपको कुछ इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, कुछ बेसिक चीजें दे रखी थी एनसीईआरटी में, वो मैंने करवा दी, ठीक है। नोट करो इसको। फिर आगे अपन चलते हैं कि जो मैटर है वो क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, वो चीज फटाफट करके, ठीक है, फिर डाल्टन की थ्योरी पे अपन निकल जाते हैं। ओके, तो इसको एक बार नोट करो, रब कर दो इसको, कर लिया नोट। ओके, अब देखो, अब बात करेंगे अपन किसकी, मैटर की। मैटर होता क्या है, वो वाला मैटर नहीं, मैटर है क्या, है ना। हाँ, तो मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कुछ भी हो ऐसा आपके पास जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे ना, उसको आप क्या बोल दोगे, मैटर बोल दोगे। यानी अब देखो मैटर है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। टॉपिक है मैटर। देखो ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है यार, थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक बार देख लो। यानी एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, वही तो मैटर होगा। जिसके पास मास हो और वो ऑक्यूपाई करे कुछ स्पेस, ठीक है, वो मैटर होगा। यानी आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है इससे। एनीथिंग which has mass and occupies space, ठीक है, उसे आप बोलेंगे मैटर। अब मैटर कितने टाइप का होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन अपन करते हैं तो दो टाइप से अपन मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, एक तो इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन किस टाइप से होगा, जैसे अपन बात करते हैं मैटर को 5 टाइप्स में बांट सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। एक केमिकल क्लासिफिकेशन होगा, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मैटर होगा या तो सॉलिड टाइप, सॉलिड मैटर हो सकता है, मैटर लिक्विड हो सकता है, मैटर गैस हो सकता है, ठीक है। थोड़ा स्पेस देके लिख लेते हैं ना इसको, क्योंकि इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं अपने को। लिक्विड एंड गैस, ठीक है सर, ये 3 तो पता थी। और एक होती है प्लाज्मा स्टेट, और एक होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेज, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेज, यानी बीईसी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे होगी प्लाज्मा, बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है जहां पे गैसेस भी आयोनाइज हो जाती है, ठीक है। अब सॉलिड में देखो, सॉलिड है कोई, सॉलिड ये है, सॉलिड है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स है क्या, बताओ, वॉल्यूम इसका फिक्स है ना, वॉल्यूम फिक्स है, इसका शेप फिक्स है, ठीक है सर। तो अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सॉलिड का वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है, फिक्स होता है। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स है
वॉल्यूम तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। मान लो एक बाउल लिया आपने, एक बाउल लिया और उसमें लिक्विड डाल लिया, या एक कटोरा लिया उसमें लिक्विड डाल लिया, एक मग लिया उसमें मान लो 1-1 लीटर आपको दूध डालना है, एक बार एक जग में डाल लिया, एक बार एक किसी बड़े कटोरे में डाल लिया, तो आप देखो उसका वॉल्यूम तो 1 लीटर है, पर उसका शेप अलग अलग हो गया ना। कटोरे का शेप अलग है, मग का शेप अलग है, तो वॉल्यूम जो लिक्विड है ना, वो जो आपने पात्र लिया है उसका ही शेप ले लेता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम तो क्या होगा इसका, फिक्स होता है। ओके, इसकी शेप नॉट फिक्स्ड। ओके सर, इतनी बात क्लियर। गैस के लिए बोले, गैस है, गैस का तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और शेप भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, बढ़ जाएगा घट जाएगा, कुछ भी कंप्रेशन कर दो, ठीक है, या आप कुछ भी कर सकते हैं गैस के साथ। कुछ भी का मतलब कुछ भी, ठीक है, दबा भी सकते हैं, उस पर प्रेशर लगा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। या नेचुरल अपन बात करें तो गैस के लिए वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर नॉट फिक्स्ड। ओके सर, दोनों वॉल्यूम एंड स्पेस दोनों। ओके सर, प्लाज्मा स्टेट होती है हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे जो गैसेस है ना वो भी भाई आयनाइज्ड हो जाती है, अपने आयनिक आयंस के फॉर्म में टूट जाती है, आयनाइज्ड। और वैसे ही अपन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेज की बात करें, ये मैटर का 5th टाइप है, ये होता है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे। ओके सर, आपको ये फिजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आया, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेज। अब अपन इसके केमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखो, मैटर का टाइप है, केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन करें, बेसिस केमिकल क्लासिफिकेशन रखें, तो जो मैटर है, मैटर को अपन 2 पार्ट में बांट सकते हैं। क्या क्या, देखो, मैटर को एक तो प्योर सब्सटेंस में बांट सकते हैं, एक होता है मिक्सचर। दो टाइप हो गए मैटर के, प्योर सब्सटेंस और एक हो गया मिक्सचर। अब सर प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे, मिक्सचर किसे कहेंगे, बेसिक चीजें तो आपको नाम से ही पता लग रही होगी, ठीक है। फिर भी कुछ जो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स है ना, इन पे वो सारे लिखवा देता हूं। प्योर सब्सटेंस, देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखूंगा ना भाई, सीधा क्लियर हो जाएगा आपको, डायरेक्ट कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्टेटमेंट देखो, आपको प्योर सब्सटेंस मिक्सचर सब में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। प्योर सब्सटेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं कि जो फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास ऑफ कंस्टिट्यूट्स होता है इसमें, तो फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास ऑफ कंस्टिट्यूट्स। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना भाई, इनको अपन फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, फिजिकल प्रोसेस से इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कैन नॉट सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस। ये बातें प्योर सब्सटेंस में, ये 2 पॉइंट्स तो आपको याद होनी चाहिए। पहला, ये जो प्योर सब्सटेंस है ना, फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास में होंगे, इसके जो कॉन्स्टिट्यूट होंगे, इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूट्स वो फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास में होंगे, तभी प्योर सब्सटेंस बनेगा। इनको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, इन कॉन्स्टिट्यूट्स को, प्योर सब्सटेंस के को, ठीक है। ओके सर, इतनी बात क्लियर होगी। जो है अब मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर में डिफरेंट पार्टिकल्स है ना,
डिफरेंट रेशियो में मिक्सड होंगे। तो मिक्सचर के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, मिक्सचर के लिए लिख सकते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स आर मिक्सड in any ratio, आर मिक्सड टुगेदर इन एनी रेशियो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। डिफरेंट पार्टिकल्स आर मिक्सड इन एनी रेशियो, यानी किसी भी रेशियो में मिक्स हो जाएंगे, पर यहां पे फिक्स्ड रेशियो रहता है, तब वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। सर क्या इनको और क्लासिफाई कर सकते हैं? हाँ सर, देखो प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट्स में हो गया, कंपाउंड्स में टूट जाएगा, है ना। यहाँ पे मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, दो टाइप तो इसके ही हो गए। तो ठीक है, इसके टाइप भी बता देते हैं यहीं पे। देखो प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है। देखो दो टाइप होते हैं प्योर सब्सटेंस के। पहला होगा एलिमेंट, साथ के साथ इसकी डेफिनेशन भी लिखा देता हूं। ठीक है, ये एलिमेंट है ना, ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट से जो वन टाइप ऑफ एटम्स है ना, उनसे मिलके बना हुआ होता है। ओनली एक टाइप के एटम्स से मिलके बना होता है। यहां पे लिख सकता हूं कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मेरे को तो लिख लेने दे, लिख ले अब। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली मैंने। ये एक टाइप के एटम्स से मिलके बने हो सकते हैं, एक ही टाइप का। जैसे H2 है, दोनों एटम्स क्या हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गए। O2 है, दोनों OO हो गए। ठीक है, अलग अलग हो जाए तब वो कंपाउंड कहलाएगा। जैसे अपन दूसरा इसका टाइप है कंपाउंड। भाई प्योर सब्सटेंस के दो टाइप है, एक तो एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, मेड अप ऑफ टू और मोर देन atoms of different elements। ठीक है, एलिमेंट्स। ओके सर, जैसे अब एलिमेंट देखो, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, वन टाइप ऑफ एटम्स। जैसे मैं बात करूं H2 है, आपका N2 है, O2 है, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब कंपाउंड की बात कर लूं मैं, कंपाउंड की बात कर लूं तो देखो, मान लो अगर C है, कार्बन है और दो ऑक्सीजन मिल गए, CO2, CO2 फिक्स्ड रेशियो में है, पर दो एलिमेंट्स अलग अलग, दो एटम्स अलग अलग मिल गए। ठीक है, अलग अलग एटम्स आ गए, तो वो हो गया कंपाउंड। इतनी बात क्लियर। एलिमेंट और कंपाउंड्स में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे H2, दोनों ही हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल है, दोनों ही HH है। N2 में दोनों ही नाइट्रोजन है। अगर एक नाइट्रोजन दूसरा आ जाए, जैसे NH3 आ जाए, तो वो कंपाउंड में चला जाएगा फिर। ठीक है, अरे समझो ये बात है कि देखो अपन ने बात की, जैसे H2 है, जैसे O2 है, जैसे NH3 है। अब देखो H2 और O2, एक H दूसरा भी H, एक ऑक्सीजन दूसरा भी ऑक्सीजन। यहां पे देखो एक नाइट्रोजन और फिर ये तीन हाइड्रोजन है, यानी देखो वन टाइप ऑफ एटम्स मिल रहे हैं इनमें। तो ये तो हो गए आपके एलिमेंट और ये हो गया आपका कंपाउंड। ठीक है, बेसिक चीज है, स्टेटमेंट देख लेना। ठीक है, वरना सबको पता होता है। इतनी बात क्लियर। अब बात कर लेते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं, मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। इसका कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा।
होमोजीनियस, या नाम से ही पता चल रहा है होमो, यानी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहने वाला है। तो यहां पे इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं मैं, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, यानी जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं एक दूसरे में। तो एक पॉइंट और लिख लो, कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स थोड़ी बोला था, कंपोनेंट्स बोला है मैंने ना। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर या 2 या 3 से मिलकर बना होगा। अब जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके सर, फॉर एग्जांपल होमोजेनियस मिक्सचर की जैसे गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, सबका मिक्सचर हो गया। अब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए ना। अरे मतलब उनको एक दूसरे को आप अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते कि ये ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन है, वो ये इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब उसका कंपोजिशन सेम हो गया ना, ठीक है। जैसे एलोई होते हैं कुछ, वो भी बिल्कुल इस तरीके से मिक्स कर दिए जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिख सकते हो आप, अलोई लिख सकते हो और मिक्सचर ऑफ गैसेस लिख सकते हो। लिख लो, इसका एग्जांपल लिख दो, अलोई, अलोइज हो गए, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस, दिख नहीं रहा है क्या, साइज छोटी है क्या वर्ड्स की। चलो अगली स्लाइड से बढ़ाते हैं इसकी। ओके, होमोजेनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा कि इनका जो कंपोजिशन है ना वो सेम नहीं रहेगा। तो अपन बात करते हैं, इसके लिए लिख देंगे कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। ओके सर, फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट है जो ब्लड है आपका, वो इसका एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, ध्यान रखना। जैसे अपन ने सैंड प्लस वाटर कर दिया, भाई रेत में पानी मिला दोगे, रेत अलग हो जाएगी, पानी अलग दिख रहा है, भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब देखो मिक्सचर की होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस यार बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, बता दिया इतनी, है ना। ब्लड वाला एग्जांपल याद रखना, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा पार्टिकल्स है 55%, 45%, याद है। चल ठीक है, ये देख मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन ये हो गया, मैटर का ही केमिकल क्लासिफिकेशन ही हो गया, यानी मैटर के ही टाइप है केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, मैटर के टाइप है फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, ये सारे याद होने चाहिए, ठीक है। ओके क्लियर, तब कर दो इसको। एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एटम है क्या, उसकी बात करते हैं। टॉपिक डालो एटम। देखो एनसीईआरटी की सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे आपके, नीट पीवाईक्यू सारे कवर होंगे, जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू के कवर होंगे। अब पीवाईक्यू पूरे कवर होने का मतलब है कि उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो भी बताऊंगा और कुछ पीवाईक्यू भी बताऊंगा, ठीक है। क्लियर बात, समझ रहे हो। ओके, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ चीजें हैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, अरे समराइज करके ही बता रहा हूं, अभी तो शुरू कहाँ हुआ है न्यूमेरिकल पोर्शन, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये भी देखते जाओ भाई। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, यहां से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी बना सकता है वो। ओके, तो अपन बात कर लेते हैं एटम की। एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिविजुअल उसका एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक,
जिसका इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंटली वो पाया भी जा सकता है या नहीं भी पाया जा सकता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट smallest particle of an element which may or may not, यानी जिसका आप इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और may not have independent existence। ओके सर, फॉर अब बताओ सर क्या, जैसे अब देख मैं बात करूं N2 की, एक बात करूं नाइट्रोजन की, N की बात कर लेता हूं मैं। अब वैसे तो आप बोलोगे कि सर N तो होता ही नहीं है, पाया नहीं जाता, वो तो N2 के फॉर्म में पाया जाता है, या आप बात कर लो H2 के फॉर्म में पाया जाता है, H है। अब मैं हाइड्रोजन की बात कर सकता हूं, H के लिए बात करूं तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एटम का हाइड्रोजन, पर ये H2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो इस हाइड्रोजन का भाई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिंपल H का, H2 का है, तो यानी इसका एग्जिस्टेंस हो भी सकता है किसी एटम का और नहीं भी हो सकता। जैसे H का है, H का नहीं है, हाइड्रोजन का नहीं है, लिथियम का है, ठीक है, बोरोन का है सिंगल के रूप में, ठीक है, N2 का नहीं है, O2 का नहीं है, O2 का है, N2 का है, O का और N का नहीं है, ठीक है। तो यानी जिसका आप देखो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो आपका एटम हो गया। इतनी बात क्लियर? ओके सर, देखो थ्योरेटिकल पॉइंट है, स्टेटमेंट टाइप कोई भी क्वेश्चन बन सकता है यहां से। एटम, अब बात करें मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या है? ये भी स्मॉलेस्ट एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही है। मॉलिक्यूल भी क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो सर इसमें एटम में और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? भाई एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, जरूरी है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल का। तो अपन क्या लिख सकते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब देख एक एग्जांपल बताता हूं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं आपको बात करूं CO2 मॉलिक्यूल्स की बात करूं, CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना, पर इसमें आप बात करो कार्बन है, ये कार्बन क्या है? कार्बन एटम है। ऑक्सीजन क्या है? ये आपका एटम है। समझ गए बात? इतनी चीज क्लियर आ गई क्या? ये स्टेटमेंट याद रखना, एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, जरूरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आयन की। आयन कैसे फॉर्म होते हैं? सिंपल सी चीज है, आयन के बारे में क्या पढ़ोगे यार, 10वीं क्लास में नहीं पढ़ा क्या? आयन बनेंगे कैसे भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो आयंस फॉर्म बाय formed by gain of electron and loss of electron। कैसे सर? जैसे मैं कोई एक स्पीसीज ले लूं, मैंने स्पीसीज ले ली, मान लो M, ठीक है, ये M स्पीसीज ले ली। अब मैं क्या करता हूं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता हूं। मान लो इस M में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, -1 इलेक्ट्रॉन कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? M+
भाई एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला तो ये M+ फॉर्मेट में बदल गया। यानी देखो मेटल में से मैंने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब क्या बन गया, एक केटायन बन गया। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, केटायन। ये केटायन है ना M+। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दूं मैं M में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें जुड़ेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा इस पे, तो M- हो गया ये। यानी मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इससे बनता है एनायन, यानी ये M-, एनायन ही तो है। ठीक है, ओके सर, इतनी बात क्लियर। अब एक चीज और है, जो कोई भी एलिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा और चीजें तो, पर एक सिंपल सी चीज देख लो। मान लो कोई एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट, एक्स एलिमेंट है, एक्स के ऊपर ए लिखा हुआ होता है, एक तो ऊपर ये ए ऊपर लिखी हुई एक चीज तो ये होगी, एक आपको यहां पे लिखा हुआ हो मिलेगा, या यहां पर भी हो सकता है। तो ए क्या है, ए आपका ये है मास नंबर, ए क्या है, मास नंबर। और ए किसके बराबर होता है, मास नंबर किसके बराबर होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, यानी मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जेड क्या है, जेड आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ये चीज आप देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं यहां पे आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और ये है 14। यहां पे देख लो 14 है इसका मास नंबर, 7 है इसका एटॉमिक नंबर। ये चीज क्लियर हो गई क्या, ओके। आगे चले, अब थोड़ा लेवल अप करते हैं, थोड़ा अच्छा लेवल। देखो डॉल्टन की थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में मोल के कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे अपन। तो मिटा दो इसको। अब बात करते हैं डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी की। देखो डॉल्टन ने क्या बोला कि जो मैटर है, ठीक है, वो कुछ स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को अपन एटम्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ये बात बोली, यानी मैटर किससे मिलकर बना हुआ होता है, कुछ स्मॉल पार्टिकल से, जिनको एटम बोलते हैं। ओके सर, पहली स्टेटमेंट। दूसरी बात बोली उसने कि जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स वो सेम टाइप के एटम्स से मिलके बने हुए होते हैं। एलिमेंट्स सेम टाइप के एटम से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, मैटर के बारे में बता दिया, फिर एलिमेंट के बारे में हो गया। फिर आप बात कर लो कंपाउंड्स की। तो जो कंपाउंड्स है ना, वो किससे बने हुए होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के कंबाइन होने से, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के कंबाइन होने से कंपाउंड्स बने हुए होते हैं। यानी कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, आगे उसने बोला कि अगर अपन बात करें कि कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की, ठीक है भाई, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बने होते हैं, ये बात तो है, पर इनका अगर फॉर्मेशन की बात करें उस टाइम जो एटम्स है ना, उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ना तो एटम को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ना एटम का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी ना तो उसका क्रिएशन होगा, कोई एटम ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। ओनली एटम्स का क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं एटम्स को, उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ है ना, उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी से। डॉल्टन ने ये एटॉमिक थ्योरी कब दी, एनसीईआरटी में इसकी वो दे रखा है सन, तो ये याद रखना 1808 में ये दिया था, 1808 में। ठीक है सर, ये पॉइंट याद रखना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आर एक्सप्लेन बाय डॉल्टन थ्योरी। अब सर इसकी डिमेरिट्स भी बताओ। भाई ये तो इसके काम हो गए, अब इसकी जो लिमिटेशंस है या डिमेरिट्स है उनकी बात कर लेते हैं। नीट 2025 में क्वेश्चन आया इसकी लिमिटेशन से, स्टेटमेंट बना के दे दिया एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आया था कि इन निम्न में से है ना, कौन से लॉ को या कौन से स्टेटमेंट को डॉल्टन्स की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, ये बात आई थी। तो डॉल्टन ने जो लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम है
उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। यानी अपन बोल सकते हैं डाल्टन लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन, डाल्टन Dalton was not able to explain laws of gaseous volume, laws of gaseous volume। देखो गैस लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स को तो ये डाल्टन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, और जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ है उनको ये एक्सप्लेन करती है, ये ध्यान रखना है ना। दूसरी बात कि जो एटम्स हैं वो भाई कंबाइन क्यों हो रहे हैं उसकी बात नहीं की। यहां पे इसने ये बोल दिया कि देखो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, एलिमेंट्स बन रहे हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं, पर क्यों क्यों एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, क्या कारण है कंबाइन होने का, वो नहीं बता पाया ये। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि कांट एबल टू एक्सप्लेन why do atoms combine, and there is no mention of atomic weight of element। जो एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक वेट को भी ये नहीं बता पाया, उस टाइम नहीं बता पा रहा था। ठीक है, तो उसके बारे में भी कोई मेंशन नहीं किया इसने। मेन चीज तो ये ध्यान रखना कि गैसियस वॉल्यूम के लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और दूसरा कि जो एटम्स कंबाइन होते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं उसका कारण नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये रही आपकी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। आपको क्या क्या याद रखना है, देखो ये 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स और इसकी 2 लिमिटेशन। देखो नीट 2025 में क्वेश्चन आया था यहां से, डाल्टन वाज नॉट एबल टू 2025 में। ठीक है, लिख लो डाल्टन की थ्योरी, आप छापो फटाफट करो। कर लिया आपने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पूरी। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मोल कॉन्सेप्ट का असली चीज चालू होती है। ठीक है, मतलब ग्राम एटॉमिक। देखो मोलिकुलर मास सबको पता है क्या, मोलर मास है भाई, हाइड्रोजन का कितना होता है, हीलियम का कितना होता है, लिथियम का कितना होता है, सबको पता है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23। पता है ना ये चीजें तो, या बताऊं 10वीं क्लास की चीजें हैं ये तो। चल ठीक है, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं आता ना उसको बता दूंगा, जिसको आता है ना वो देख लो वीडियो। देखो मैं बात करता हूं एक एटम की। एटम क्या है, एक एटम है आपके पास, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं भाई साहब, और सेंटर में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी है उसके पास। यानी एक एटम है आपके पास, कोई एक एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। मैं एक बार इसके मास की बात कर लेता हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना वो तो नेग्लिजिबल है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास भाई ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ही है मास। ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन के मास को मान लेते हैं। जैसे मान लो एक चीज बताऊं, नेग्लिजिबल कैसे माना मैंने, इलेक्ट्रॉन क्या है, चींटी, यहां पे लिखता हूं चींटी, इसका मास है चींटी। ये है हाथी, एलिफेंट, ये एलिफेंट, ये है चींटी, अंट। तो हाथी के रेस्पेक्ट में चींटी का मास, चींटी का वेट, भाई एक तो हाथी है और एक चींटी है, उसका वेट नेग्लिजिबल ही तो मानोगे, ऐसा ही तो है। तो इसका वेट, इलेक्ट्रॉन का मास अपन क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं यहां पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का वेट मैं लिख देता हूं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल वेट,
वेट या मास। जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है भाई, इसका लगभग मास बराबर होता है, ठीक है। तो वेट अप्रोक्स इसका सेम होता है। अप्रोक्स क्या होता है, सेम होता है, ठीक है सर। एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल माना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बचा। तो किसी एटम के लिए मैं क्या बात कर सकता हूं, किसी एटम का वेट लिखना है मुझे, ठीक है। तो मैं बात करूं एटम, एटम का मेरे को वेट लिखना है, तो मैं क्या बोलूं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वेट लिख दूं, ठीक है। और दोनों का मास बराबर है, तो 2 इंटू प्रोटॉन का वेट लिख दूं या 2 इंटू न्यूट्रॉन का वेट लिख दूं। यही तो बात हो सकती है भाई, समझो। यहां से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दूंगा तुम्हारा। तुम वो रटते हो ना 1 EMU 1 EMU, वो रटने की चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट की चीज है, ठीक है सर। वन जो एक एटम है, ठीक है, उसका वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से डिसाइड करेंगे। अब मैं एक काम करता हूं कि एक एटम ऑफ कार्बन का वेट ले लेता हूं, ठीक है। 1 एटम ऑफ कार्बन, एक एटम ऑफ कार्बन। अब कार्बन है, कार्बन 6 है, 12, इसमें क्या है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है सर। तो कार्बन में क्या है भाई, 6 तो इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का वेट तो नेग्लिजिबल माना, अपन ने लिया ही नहीं, नेग्लिजिबल है। अपन मान लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट, ठीक है। तो ये अपन 6 प्लस 6 मान लो 12 मान लिया इसको। ये 12 जो अपन ने लिया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। वेट इसका अप्रोक्स क्या है, सेम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इतनी बात क्लियर। अब एक चीज मैं यहां पे लिखता हूं, देखो आप जो मॉलिक्यूल्स देखते हो ना, कार्बन, सर सी लिखा हुआ होता है कार्बन, उसकी स्ट्रक्चर सी होती है क्या? नहीं भाई, ऐसे नहीं होती। ये चीजें किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखी जाती है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी 12th के लेवल पे तो है नहीं, बीएससी फर्स्ट ईयर में ही नहीं है, सेकंड ईयर में भी नहीं है, बीएससी थर्ड ईयर में चलती है, थर्ड ईयर से चालू होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। थर्ड ईयर के सिलेबस में आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अलग ही मॉलिक्यूल्स चलते हैं, उसमें मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बताती है, प्रैक्टिकल्स में भी अलग तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं उसके। स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी थर्ड ईयर में, फिर एमएससी प्रीवियस में, एमएससी फाइनल में चलती है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ऑर्गेनिक है मॉलिक्यूल्स है, उनके लिए भी सारे मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है वो चीजें स्पेक्ट्रोस्कोपी से दी जाती है, वेट दिया जाता है उनका, सारी चीजें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे क्या है वो चीजें बताई जाती है। आपके हिसाब से नहीं होती, आपने सी लिख रखा है, एन इसके ऐसे बना रखा है, जो बना रखा है वैसा होता नहीं है, किताबों में लिखा हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखी जाती है उसकी स्ट्रक्चर वगैरह। तो एक चीज है 1 एटम ऑफ कार्बन का वेट, 1 एटम ऑफ कार्बन, एक एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना होता है? ये होता है 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम, इतना होता है। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला हुआ, ठीक है। 1 एटम ऑफ कार्बन का इतना वेट है, 1 एटम ऑफ कार्बन का वेट है ये, ठीक है, वेट। अब मैंने बोला कि एक एटम ऑफ कार्बन में क्या है भाई, उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 12 तो है 12, ठीक है। ओके सर, तो मैं क्या क्या बोल सकता हूं भाई, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन का वेट है ये 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम। इतनी बात क्लियर। अगर मैं किसी एक पार्टिकल, यानी ये कितने पार्टिकल हो गए, 12 पार्टिकल्स है ना, ये 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, यानी ये कितने हैं 12 पार्टिकल्स। इन 12 पार्टिकल्स का वेट है इतना। तो मैं अगर निकालना चाहूं एक पार्टिकल का वेट, एक पार्टिकल का वेट निकालना चाहूं, भाई 12 का इतना है तो एक का कितना होगा 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम अपॉन 12 कर दो, यही तो होगा एक पार्टिकल का वेट। तो यहां से अब निकाल लो एक पार्टिकल
का वेट कितना आ गया, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करोगे ना 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम को, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। इतनी बात क्लियर, ये हो गया आपका वन पार्टिकल का वेट। और इस वन पार्टिकल के वेट को ही क्या बोलते हैं, 1 AMU बोला जाता है, ठीक है, इसको ही क्या बोल देते हैं अपन, 1 AMU, एक पार्टिकल का वेट 1 AMU कहलाता है। अब इसका बेसिक मतलब समझना एक बार, देखो ये कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ी देर समझो यार, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, वरना आगे फटाफट रिलेटिव मास, एटॉमिक मास सब फटाफट हो जाएंगे, एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। मतलब क्या लिया अपन ने, देखो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल माना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो वेट अप्रोक्स बराबर ही साइज होता है, ठीक है, ठीक है। एक एटम के वेट में अपन क्या मान सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट होगा, तो एक एटम कार्बन में कितने पार्टिकल हो गए भाई, 6 तो प्रोटॉन हो गए और 6 ही न्यूट्रॉन हो गए, यानी 12 पार्टिकल्स का वेट है कितना, ये अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला हुई चीज है, ठीक है सर। 12 पार्टिकल्स का इतना वेट है, तो एक पार्टिकल का इतना वेट होगा, इस एक पार्टिकल के वेट को ही एक AMU बोलते हैं। अब इसका एक मतलब और निकाल सकते हो, जैसे मैं एक बार इसको नोट करो, मैं इसको रब करूंगा ना, इसको रब करता हूं, नोट कर लिया ये चीज, करो एक बार, ठीक है, कर लिया बेटा दो, ओके। देखो एक पार्टिकल का वेट लिया मैंने, अब एक पार्टिकल कौन सा लिया था, कार्बन 12 का, यानी कार्बन 12 का एक पार्टिकल का वेट, बटा मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया कि एक एटम ऑफ, पहले इसको समझो, एक एटम ऑफ कार्बन 12, देखो एक एटम का वेट कितना होता है, ये एक एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना है, ये। अब इस फॉर्मूले में आ जाओ डायरेक्ट, यहां से इसको मैंने ये सारा ड्राइव करके बताया, यहां से यहां पे देखो आप, देखो एक एटम ऑफ कार्बन का वेट, मैं बात करूं एक एटम ऑफ कार्बन, ये लिख लिया कार्बन 12 का वेट लिख रहा था अपन ने, एक एटम का लिख लिया वेट बटा, ये एक एटम का वेट ही तो, यही तो है, ये बटा 12 कर दिया, 12, इससे क्या निकल के आया था आपके पास 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, यही तो है। इसे ही क्या बोला अपन ने, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। AMU को एक बार दोबारा से डिफाइन करेंगे, यानी एक AMU क्या है, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का 1/12 बार, यानी मैं क्या बोल सकता हूं 1/12 इंटू 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का वेट, यही तो है 1 AMU। इससे यही तो कॉन्सेप्ट निकल के आया, दोबारा बताऊंगा, सारी चीजें दोबारा बताऊंगा, ये चीज बता रहा हूं ना, एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर दूं, फिर सारी फटाफट एक बार और बताऊंगा, ठीक है, अलग अलग जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे भी बताई जाएगी, ठीक है। मतलब समझे आप कि एक पार्टिकल का वेट 1 AMU और वो 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। ओके सर, इतनी बात क्लियर हो गई, अब इसको रब कर दूं, बेटा दूं क्या, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब
अब चलते हैं अपन ग्राम एटॉमिक मास पे। रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा तब एएमयू वगैरह ये सारी चीजें दोबारा से आएगी, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे आपके, ठीक है। अब अपन चलते हैं ग्राम एटॉमिक मास पे। ग्राम एटॉमिक मास, GAM से इसको लिख देता हूं, फुल फॉर्म लिख लेना, ग्राम एटॉमिक मास, इतनी तो पता होगी, ड्रॉ पर हो है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ये होता है जो Na एटम्स है ना, उनका एब्सोल्यूट मास ग्राम में लिख दो बस। तो देखो एक बार इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट आ जाए तो उस टाइप से लिख देता हूं, वरना इसको समझा दूंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। एब्सोल्यूट मास ऑफ Na एटम्स। अब सर Na एटम्स क्या है? Na है अवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। मैंने क्या बोला? एब्सोल्यूट मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम, ग्राम में लिख दो, ठीक है सर। जैसे मैं बात करूं, अब देखो ये तो होगी स्टेटमेंट टाइप के लिए, मेन चीज समझो रहे। जैसे ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16, अगर इसे ग्राम में लिख दिया तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। जैसे O2 की बात कर लूं, 32 ग्राम हो गया, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं N2 के लिए तो ये 28 ग्राम हो गया, ठीक है। ऐसे आप निकाल लोगे, यानी मोलर मास के आगे ग्राम लगा दोगे, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। एक चीज बोलूं, ग्राम मोलिकुलर मास GMM, यानी ये किसी मॉलिक्यूल के लिए निकाला जाता है, यानी एब्सोल्यूट मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स इन ग्राम, यही तो होगा। जैसे मैं बात करूं CH4, तो इसका हो गया 16 ग्राम। जैसे CO2 इसका हो गया 44 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास को आप ग्राम में लिख दो ना, मोलर मास को ग्राम में लिख दो, वही है आपका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास। अब देखो मोलिकुलर मास है, मोलिक्यूल के लिए लिख दोगे, ग्राम एटॉमिक मास है, एटम के लिए लिख दोगे। एक और आता है भाई ग्राम फॉर्मूला मास, GFM, ग्राम फॉर्मूला मास। ये होता है किसी भी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयंस होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके लिए ग्राम फॉर्मूला मास लिखा जाता है। तो अपन बात करें कि एप्लीकेबल फॉर आयंस और आयनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं सोडियम Na+ आयन है, तो इसका हो जाएगा, सोडियम का होता है 23, तो 23 ग्राम। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया CO3 2- कार्बोनेट आयन ले लिया, तो इसका होता है कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और 3 के लिए इंटू 3 कर दो, तो ये आपका 60 ग्राम हो गया, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे आयनिक कंपाउंड मैंने लिया कैल्शियम ब्रोमेट, CaBr2, तो इसका हो जाएगा 200 हो गया ना। कैसे? देखो 40 तो कैल्शियम का, Br आयनिक कंपाउंड है इसलिए लिया है, Br है, Br का 80 होता है, ब्रोमीन का 80, 2 ब्रोमीन है तो 80 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 200 ग्राम। भाई ग्राम में लिख दोगे, मोलर मास को ग्राम में लिखो, ग्राम मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास, सब ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आया क्या? नहीं है? अरे ग्राम में लिख दे। अभी लास्ट में एक बार ये स्टेटमेंट देख लेना भाई, ये एब्सोल्यूट मास है Na एटम्स का ग्राम में, ये स्टेटमेंट याद रख लो, काम हो जाएगा। ये याद रहेगा स्टेटमेंट, ठीक है सर। ये स्टेटमेंट भाई कट ऑफ तुम्हारी 500 से भी नीचे चली जाएगी ना, उसके लिए ही बहुत टफ क्वेश्चन आ जाएगा ना, तब इसकी डेफिनेशन पूछेगा तुम्हारे को, वरना कुछ नहीं। O का 16 ग्राम में, O2 का ग्राम में, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। रिलेटिव के कोई यूनिट नहीं होती,
इसकी यूनिट होती है ग्राम, एब्सोल्यूट की एएमयू यूनिट होती है, वो सारी चीजें बताऊंगा अभी। इसको नोट करो, पहले नोट करो। अब ग्राम एटॉमिक मास आपने कर लिया, अब अपन बात करते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की। टॉपिक डालो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, इसे एम से डिनोट करेंगे। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या है? एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम, इन ग्राम में लिख सकते हो आप, ठीक है। एक एटम का एब्सोल्यूट मास, ऐसे कर लो, वन मास ऑफ एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम, ऐसे बोल सकते हो। अब सर है क्या, कैसे लिखेंगे, क्या है? देखो एक चीज बताऊं आपको, एक कॉन्सेप्ट बता दूं क्या, ठीक है। एएमयू वाला कॉन्सेप्ट तो पहले भी बता चुका तुम्हारे को ना। एक एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम निकालना है, एक एटम का एब्सोल्यूट मास, है ना, वही तो एएमयू होगा। एक चीज देखो, एक पार्टिकल है, ये 1 मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं, ये चीज अपन बाद में पढ़ेंगे, पर एक बार इसको मैं यूज कर लेता हूं, इससे क्या है, एक कॉन्सेप्ट बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। वो चीज बाद में भी समझाऊंगा, ठीक है। या पहले 1 AMU का, अब से पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था ना 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट का, उसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। उससे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। देखो Na पार्टिकल्स हैं, ठीक है, Na पार्टिकल्स या Na कार्बन ले लेता हूं मैं, यानी Na का मतलब 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये क्या है, Na अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। Na कार्बन का वेट, यानी एक मोल का वेट 12 ग्राम के बराबर होगा ये। अगर मैं एक कार्बन का वेट पूछूं तो क्या होगा, 12 ग्राम बटा Na अवोगाड्रो नंबर, इसको Na लिख दिया ना इस संख्या, तो ये कितना हो गया। एक चीज देखो, मैंने आपको बताई थी कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम, ठीक है। तो इसको 1 अपॉन Na को क्या लिख दूं, 1 AMU, तो देखो 1 अपॉन Na को क्या लिख दिया मैंने, 1 AMU, तो ये हो गया 12 AMU, यानी एक कार्बन, और एक कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 12 पार्टिकल, एक पार्टिकल का कितना आ जाएगा, 12 पार्टिकल का 12 AMU, तो एक पार्टिकल का 1 AMU। कैसे भी भाई, कॉन्सेप्ट को तो आप किस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब ये 12 पार्टिकल का कितना हो गया भाई, 12, मान लो 12 एटम लिख लो, 12 एटम्स का 12 AMU, तो एक एटम का 1 AMU, क्लियर बात? ओके सर, यानी एक कार्बन में यार 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन पहले बताया था ना, ओके। ये ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट इस कॉन्सेप्ट के बता दूंगा इसको, और ये कॉन्सेप्ट आगे एक्सप्लेन और कर दूंगा, ठीक है, अलग तरीके से होगा वो एक्सप्लेन, ठीक है, वो भी कर दूंगा। देखो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास आपको क्या लिखना है, इसकी यूनिट लिखनी है पहले, तो यूनिट क्या होगी, AMU होती है, AMU। जैसे ऑक्सीजन है, उसके लिए मोलर मास 16 होता है, तो 16 AMU हो गया एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। O2 लिखोगे, O2 के लिए 32 AMU लगा दो आगे, ठीक है। N2 के लिए 28 AMU कर दो, यानी AMU लगाते ही एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हो गया। अब कोई मॉलिक्यूल है जैसे CO2 है, तो उसके लिए एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास लिखा जाएगा, ठीक है, 44 AMU कर दो, ठीक है। एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट और बना देते हैं इससे। देखो मैं बोलता हूं कि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU होता है। अभी रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ाऊंगा ना, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कितना होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास को 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की कुछ बातें हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं अपन रिलेटिव एटॉमिक मास पे। देखो ये AMU वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होता है नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, मैं इतनी बार AMU वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा अपने आप ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है।
टॉपिक डालो रिलेटिव एटॉमिक मास का। RAM। ओके, देखो सर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, रिलेटिव मास ऑफ वन एटम। अब सर है क्या, ये अभी समझाता हूं। रिलेटिव मास ऑफ वन एटम, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ वन एटम और 1 AMU का रेशियो। या आप ऐसे बोल सकते हो एक एटम के एब्सोल्यूट मास और कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां भाग का, 1/12वां भाग का या 1/12th पार्ट का रेशियो। ठीक है, मैं लिख के बताता हूं क्या है। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का निकालना है, बटा होता है 1/12th पार्ट ऑफ वन एटम, 1/12th पार्ट ऑफ वन एटम, या मास ऑफ ऐसे लिख सकते हैं 1/12th ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां भाग। ठीक है, अब सर 1/12th पार्ट मास ऑफ वन एटम ये कितना होता है, इसको समझा दो। 1 AMU समझाया था ना, उसको देखो इससे और रिलेट कर देता हूं मैं, सारी चीजें अपने पास रिलेटेबल है। या 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम कार्बन 12। ठीक है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होगा, 12/Na ग्राम, इनटू करना है 1/12, 1/12 लिख दे। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/Na ग्राम आ गया। ठीक है सर, 1/Na को क्या बोलते हैं, 1 AMU, तो 1 AMU बोलते हैं किसको, 1/Na को ग्राम में। या Na की वैल्यू लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा ये। या 1 AMU इज इक्वल, इसको सोल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। इसे ही 1U बोलते हैं। AMU लिखो या U लिखो सेम बात है। ठीक है, आजकल यूनिफाइड मास के रूप में लिखा जाता है 1 AMU को। ठीक है, AMU है एटॉमिक मास यूनिट, U है यूनिफाइड मास, यानी 1 AMU इज इक्वल 1U इज इक्वल टू 1 डाल्टन, DA भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, डाल्टन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये लो, ये कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। इसकी वैल्यू होती है ये 1 AMU। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो होगा एब्सोल्यूट, वही ऊपर वाला एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम, एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम ऑफ जो भी एलिमेंट है उसका, अपॉन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 AMU, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए अभी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसको करेंगे कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया O2 के लिए, O2 के लिए आपको निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब O2 का एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, O2 का एब्सोल्यूट मास, अभी एब्सोल्यूट मास थोड़ी देर पहले बताए AMU में लिखते हैं, तो एब्सोल्यूट मास 32 AMU होता है बटा 1 AMU, तो ये क्या निकल के आया 32, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होगी, तो इसको आप लिख लो यूनिटलेस, कोई यूनिट मत लगाओ। जैसे मैं बात करूं N2 की,
यहाँ पे लिख देता हूं ना, N2 के लिए 14 प्लस इंटू 2 यानी 28 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे CO2 है 44 हो गया, CH4 है मोलिकुलर जो रिलेटिव मोलिकुलर मास, तो इसका हो जाएगा 16। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास। नहीं आया तो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। ठीक है, तीनों को समराइज करता हूं एक ट्रिक से। ठीक है, पढ़ ले भाया, पढ़ ले। मैं देख, ऑफलाइन के सारे कॉन्सेप्ट ऑफलाइन के हैं मेरे, तो ऑनलाइन वालों को अभी रिकॉर्ड करके दे रहे हैं सामने, ऑफलाइन वालों को भी देते हैं। यही मैटर है, ऑफलाइन का जो मैटर है ना वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्योर ऑफलाइन का कंटेंट। देखो, अपन ने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास, या मोलिक्यूल हो तो मोलिकुलर मास लिख दो, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, और एक पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास। तीन पढ़े ना। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम, 16 ये लिख दो AMU में, और ये लिख दो ओनली 16। अब चीज समझ में रही क्या भाई? ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दोगे, एब्सोल्यूट को AMU में, रिलेटिव की कोई यूनिट नहीं। फॉर एग्जांपल O2 की बात करूं तो 32 ग्राम, 32 AMU, और ये हो जाएगा आपका 32। CH4 की बात कर लो 16 ग्राम, 16 AMU, ये हो जाएगा 16। ठीक है, किसी चीज कार्बन ले लो, ये 12 ग्राम, ये हो जाएगा 12 AMU, ये हो जाएगा 12। तो ये चीज समझ में आई क्या? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, क्या कि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। किसी का ही निकाल लो, जैसे O2 का निकालते हैं अपन। ठीक है, O2 का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, देखो पहले रिलेटिव एटॉमिक मास लिखो O2 का कितना है 32 इंटू 1 AMU, तो क्या आ जाएगा 32 AMU, खत्म बात। तो ये हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ O2। तो ये फॉर्मूला वैलिड है ना, इसी से बना है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से ही तो फॉर्मूले बने। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई क्या? और आई के आ गई क्या समझ में? ठीक है।